अस्सलामुअलैकुम। इस वीडियो में हमने देखना है स्नेल्स क्लिनिकल न्यूरो एनाटमी चैप्टर 5 के क्लिनिकल्स। चैप्टर 5 ब्रेन स्टेम के बारे में। इसमें 3 स्ट्रक्चर्स हैं, मेड्यूला, मिड ब्रेन, पॉन्स, और एक एक करके इन तीनों के क्लिनिकल्स हमने देखने हैं। सबसे पहले मेड्यूला है। स्टार्ट में इसकी बुक में फंक्शनल इंपॉर्टेंस दी हुई है कि इसके अंदर क्रेनियल नर्व के न्यूक्लियाई होते हैं जो सेवरल वाइटल फंक्शन से हार्ट रेट, रेस्पिरेशन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब ये पीछे भी पढ़ा हुआ है हमने, तो मेन फोकस हमारा क्लिनिकल जिसकी सिग्निफिकेंस है उसके ऊपर होगा। स्टार्ट में जस्ट उन्होंने फंक्शनल इंपॉर्टेंस बताई हुई है जो सेम पहले पढ़ी भी हुई है। इसके अंदर सेंडिंग डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स होते हैं और सिग्निफिकेंस क्या है कि ये ट्रैक्ट्स जो हैं इन्वॉल्व हो सकते हैं इन डीमाइलिनेटिंग डिजीज़, जैसे कि हमारे पास मल्टीपल स्क्लेरोसिस होता है, इसी तरह ट्यूमर्स में और वास्कुलर डिसऑर्डर्स में, और ये वास्कुलर डिसऑर्डर्स आगे आ भी जाएंगे। तो सबसे पहले जो मेड्यूला के बारे में पहला क्लिनिकल है वो है रेस्ड प्रेशर इन द पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। अगर हम मेड्यूला की एनाटॉमिकल पोजीशन देखें तो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट है। इसके नीचे होता है फोरामेन मैग्नम, ये फोरामेन मैग्नम के ऊपर होता है और टेंटोरियम सेरिबेलाई के नीचे होता है। यहाँ पे रेड कलर से टेंटोरियम सेरिबेलाई शो किया हुआ है। टेंटोरियम सेरिबेलाई एक ड्यूरामेटर का फोल्ड होता है। अब ये क्या करता है कि ये सेपरेट कर रहा होता है सेरिब्रम को फ्रॉम द ब्रेन स्टेम एंड सेरिबेलम। इसकी वजह से एक सुप्राटेंटोरियल स्पेस बनता है जिसमें हमारा सेरिब्रम होता है और एक इंफ्राटेंटोरियल स्पेस जिसमें सेरिबेलम और ब्रेन स्टेम के जो 3 स्ट्रक्चर्स हैं वो आ जाते होते हैं। इसके अलावा इसके इंटीरियर पोस्टीरियर रिलेशन की बात करें तो आगे ऑक्सीपिटल बोन एंड ओडोंटॉइड प्रोसेस है और पोस्टीरियरली सेरिबेलम। यहाँ पे जो ग्रे कलर से सेरिबेलम शो किया हुआ है, ऑक्सीपिटल बोन यहाँ से जो पूरा ग्रीन कलर में शो की हुई है ऑक्सीपिटल बोन है। सेंटर में इसके फोरामेन मैग्नम है, तो इसके आगे ऑक्सीपिटल बोन का कुछ पार्ट होता है, पीछे सेरिबेलम, देन ऑक्सीपिटल बोन एंड आगे भी ऑक्सीपिटल बोन होते हैं। इसके अलावा ओडोंटॉइड प्रोसेस, ओडोंटॉइड प्रोसेस सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा का पार्ट होता है जिसको यहाँ डेंस करके शो किया हुआ है। डेंस उसका सेकेंड नेम है ओडोंटॉइड प्रोसेस का, वो भी इसके एंटीरियर रिलेशन में आता है। अब पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में प्रेशर बढ़ कैसे सकता है? ड्यू टू ट्यूमर बढ़ सकता है क्योंकि स्पेस लिमिटेड होती है। कोई भी ट्यूमर होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ेगा तो उसका इफेक्ट क्या होगा कि हमारा जो ब्रेन स्टेम की वाले स्ट्रक्चर है मेड्यूला और सेरिबेलम, और मोर स्पेसिफिकली जो सेरिबेलम का नीचे वाला पार्ट होता है टॉन्सिल वाला, तो सेरिबेलम के टॉन्सिल्स और मेड्यूला दे आर पुश डाउनवर्ड और उनकी हर्निएशन हो जाती है थ्रू फोरामेन मैग्नम इनटू द वर्टिब्रल कैनाल। क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? हेडेक। अब जब भी इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ता है ना, हेडेक तो होता ही होता है, तो पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में बढ़ रहा है, हेडेक होगा। इसके अलावा नेक हमारी स्टिफ हो जाएगी और ग्लोसोफेरेंजियल नर्व, वेगस नर्व, एक्सेसरी और हाइपोग्लॉसल नर्व, क्योंकि ये यहाँ पे इसकी न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं तो जिन जिन मसल्स को ये सप्लाई करे थे ना उनका पैरालिसिस हो जाएगा क्योंकि ये नर्व्स इन्वॉल्व हो गई हैं इसके अंदर। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्लिनिकल एस्पेक्ट ये है कि इसमें हम लंबर पंक्चर नहीं कर सकते टू विदड्रॉ द सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, क्योंकि यूजुअली जब इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाता है, जैसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड ज़्यादा हो गए, तो हम सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को लंबर पंक्चर या जिसको स्पाइनल टैप भी बोलते हैं उसके थ्रू उसको एस्पिरेट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि जब हम लंबर रीजन में से नीडल के थ्रू सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड को बाहर निकालेंगे तो नीचे प्रेशर कम हो जाएगा, ऊपर तो ऑलरेडी ज़्यादा था, तो हमें पता है कि चीज़ें जो पुश होगा वो हाई टू लो प्रेशर में होता है, तो फर्दर हर्निएशन हो जाएगी और कंडीशन मज़ीद ख़राब हो जाएगी। इसलिए हम इसके अंदर लंबर पंक्चर या स्पाइनल टैप नहीं करते। सेकेंड क्लिनिकल जिससे रिलेटेड है वो है आर्नल्ड कैरी मैलफॉर्मेशन। ये एक कंजेनिटल कंडीशन है। अब हमने ऊपर देखा ना कि मेड्यूला और सेरिबेलम के जो टॉन्सिल्स थे उनकी हर्निएशन हो गई। ये एक क्लिनिकल कंडीशन है जो बाय बर्थ प्रेजेंट होती है, दैट्स वाई हमने कंजेनिटल बोला है उसको। तो हर्निएशन हुई भी होती है इसकी थ्रू फोरामेन मैग्नम इनटू वर्टिब्रल कैनाल, जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड की और ऊपर प्रेशर बढ़ जाता है जिसको हम इंटरनल हाइड्रोसेफलस कहते हैं। इट इज़ ऑफन एसोसिएटेड विद अदर एबनॉर्मेलिटीज़ जैसे क्रेनियोवर्टिब्रल या स्पाइना बाइफिडा, क्योंकि जो कंजेनिटल एनॉमलीज होती हैं वो यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ अ सिंड्रोम हो रही होती हैं, काफ़ी सारी आपस में एसोसिएटेड होती हैं, तो हमें यूजुअली ये वाली जो मैलफॉर्मेशन है इसमें फिर स्पाइना बाइफिडा या इस तरह की दूसरी एबनॉर्मेलिटीज़ भी देखने को मिल रही होती हैं। उसके बाद एक सिम्टम सेम आएंगे क्योंकि प्रेशर पड़ रहा है सेरिबेलम और मेडुला के ऊपर, और ये वाले जो क्रेनियल है उसके न्यूक्लियाई है जो लास्ट 4 है वो इन्वॉल्व हो जाएंगे इसके अंदर, तो जो सिम्टम्स है वो उन्हीं से रिलेटेड होंगे, उन जिन मसल्स को सप्लाई कर रहे थे वो पैरालाइज हो जाएंगे। उसके बाद है वास्कुलर सिंड्रोम्स ऑफ मेडुला। इसमें हमारे पास 2 हैं, एक लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम है और एक मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम है। लैटरल नाम से पता चल रहा है कि मेडुला का लैटरल पोर्शन इन्वॉल्व होगा इसके अंदर। जो मेडुला का लैटरल या पोस्टरोलैटरल पोर्शन होता है उसको पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी सप्लाई करती है विच इज़ अ ब्रांच ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी। तो अगर पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी या वर्टिब्रल आर्टरी का थ्रोम्बोसिस यानी ब्लॉकेज हो जाती है, इसके अंदर क्लॉट बन जाता है, तो ज़ाहिर है ब्लड सप्लाई होनी है कॉम्प्रोमाइज़, तो हमारे पास साइंस एंड सिम्टम्स शो होंगे। अब वो साइंस एंड सिम्टम्स डिपेंड करते हैं कि स्ट्रक्चर कौन सा इन्वॉल्व है। अब हम पहले देख रहे हैं लैटरल मेडुलरी सिंड्रोम विच इज़ ऑल्सो नोन एज वेलेनबर्ग सिंड्रोम। तो इसको याद रखने के लिए हमारे पास सबसे पहले 2 न्यूक्लियाई इन्वॉल्व होंगे, 2 ट्रैक्स इन्वॉल्व होंगे। न्यूक्लिया कौन कौन से होंगे? सबसे पहले न्यूक्लियस एम्बिगुअस। अब एम्बिगुअस बोलते हुए एम का साउंड आता है ना, एम फॉर मोटर।
न्यूक्लियस एम्बिगुअस मोटर इनर्वेशन देता है टू द मसल्स ऑफ फेरिंग्स, लेरिंग्स एंड अपर इसोफेगस। तो जब न्यूक्लियस एम्बिगुअस इन्वॉल्व हो जाएगा तो हमारे पास डिस्फेजिया और डिसआर्थरिया हो जाएगा, क्योंकि पैलेट के मसल्स और लेरिंग्स के मसल्स जाहिर है वो पैरालाइज हो गए, उनकी मूवमेंट नहीं हो सकती। आप पैलेट को सॉफ्ट पैलेट एलिवेट नहीं होगा तो आप सॉल्विंग ही नहीं कर पाएंगे, डिस्फेजिया होगा, सही से बोल नहीं पाएंगे, डिसआर्थरिया होगा। सेकेंड न्यूक्लियस जो इन्वॉल्व होता है वो वेस्टिबुलर न्यूक्लियस होता है। हमारे पास जो वेस्टिबुलर न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है ना, ये मेड्यूला और पॉन्स दोनों में होता है। इसका कुछ पोर्शन मेड्यूला में होता है और कुछ पॉन्स में होता है। तो जब मेड्यूला में भी हमें ये मिलेगा और जब हम आगे पॉन्स का क्लिनिकल देखेंगे उसके अंदर भी हमें ये मिलेगा। तो अभी क्या होगा, हमारे पास वेस्टिबुलर न्यूक्लियस किसके लिए होता है, बैलेंस इक्विलिब्रियम उसके लिए। जब बैलेंस इक्विलिब्रियम ख़राब होता है तो क्या होता है, चक्कर आते हैं, वर्टिगो। चक्कर आते हैं तो दिल भी ख़राब होता है, नोज़िया होगा, और दिल ज़्यादा ख़राब हो जाए तो उल्टी आ जाती है, वोमिटिंग। और इसके अलावा जब चक्कर आ रहे थे तो सही से दिखाई भी नहीं दे रहा होता तो आइज़ भी इन्वॉल्व होंगी, निस्टैग्मस होगा इसके अंदर हमारे पास। तो ये दो न्यूक्लियाई थे, न्यूक्लियस एम्बिगुअस और वेस्टिबुलर। इसके अलावा तो ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व होंगे, ट्राइजेमिनल स्पाइनल न्यूक्लियस और उसका ट्रैक्ट, और स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक्ट हमें पता है पेन और टेम्परेचर की सेंसेशन लेके आता है फ्रॉम द बॉडी, और इसकी डिकसेशन होती है, इसलिए जो लॉस होगा वो कॉन्ट्रालैटरल साइड के ऊपर होगा। ट्राइजेमिनल स्पाइनल न्यूक्लियस और ट्रैक्ट अब वो फेस से सेंसेशन लाते हैं इप्सीलैटरल साइड से। अभी आगे जितनी भी चीज़ें आएंगी ना उसमें यूजुअली बॉडी वाले कॉन्ट्रालैटरल है और फेस वाले इप्सीलैटरल, क्योंकि जो फेस से आ रहे होते हैं ना वो डिकसेट नहीं कर रहे होते। तो इप्सीलैटरल लॉस होगा पेन का, टेम्परेचर का फ्रॉम द फेस। अभी तक हमने दो न्यूक्लिया देख लिए, दो ट्रैक्ट्स हो गए। इसके अलावा डिसेंडिंग सिंपैथेटिक फाइबर्स आ रहे हैं, और जब सिंपैथेटिक फाइबर्स का लॉस हो जाता है तो हमारे पास हॉर्नर सिंड्रोम होता है, अगेन इप्सीलैटरल होगा, क्योंकि मैंने बताया ऊपर से जो आ रहे हैं ना वो यूजुअली इप्सीलैटरल है, फेस वाले। इसी तरह ये सिंपैथेटिक वाले, ये भी इप्सीलैटरल। इसके अलावा मेड्यूला और सेरिबेलम को आपस में कनेक्ट कर रहा होता है इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल, उसी के थ्रू फाइबर्स आ जा रहे होते हैं एफरेंट्स इफरेंट्स। तो इप्सीलैटरल साइड पे एटेक्सिया होगा, क्योंकि हमें पता है सेरिबेलम कंट्रोल्स द सेम साइड ऑफ द बॉडी। कॉर्टेक्स के केस में होता है कि वो अपोजिट साइड को, और सेरिबेलम सेम साइड ऑफ द बॉडी, इसलिए इप्सीलैटरल एटेक्सिया होगा। देन मीडियल मेडुलरी सिंड्रोम, इसमें थ्रोम्बोसिस होता है मेडुलरी ब्रांचेस ऑफ वर्टिब्रल आर्टरी का। मेडुलरी मतलब वर्टिब्रल आर्टरी की वो ब्रांचेस जिन्होंने मेडुला को सप्लाई करना है, और मोर स्पेसिफिकली बात करें तो एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी होती है। इसे बुक में जस्ट उन्होंने मेडुलरी ब्रांचेस लिखा हुआ है। तो उनका थ्रोम्बोसिस या उनकी ब्लॉकेज हो जाएगी तो हमारे पास क्या सिम्टम्स आएंगे। अब जो मीडियल पोर्शन था ना उसकी सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ हुई है, तो हमारे पास अगर हम उसका क्रॉस सेक्शन देखें तो सेंटर में हमारे पास पिरामिडल ट्रैक्ट्स होते हैं आगे की तरफ, और मीडियली पिरामिडल ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व होंगे। कॉन्ट्रालैटरल हेमीपैरेसिस होगा, वीकनेस हो जाएगी कॉन्ट्रालैटरल साइड पर मसल्स की। मीडियल लेमेनिस्कस इन्वॉल्व होगा। मीडियल लेमेनिस्कस मैं रिवाइज करा देती हूँ। हमारे पास जो बॉडी की प्रोप्रियोसेप्शन और वाइब्रेशन की सेंसेशंस हैं फ्रॉम द लोअर हाफ ऑफ द बॉडी, वो दो ट्रैक्ट्स होते हैं, फेसिकुलस ग्रेसिलिस एंड फेसिकुलस क्यूनिएटस, उनके थ्रू ऊपर आती हैं, एंड वो न्यूक्लियस ग्रेसिलिस और न्यूक्लियस क्यूनिएटस में जाती हैं रिस्पेक्टिवली। और वहाँ से फिर फाइबर्स राइज होते हैं जिनको हम कहते हैं इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स। वो फाइबर्स क्रॉस करते हैं जिसको मिनी डिकसेट करते हैं, और उसके बाद ऊपर वो असेंड करते हैं एज मीडियल लेमेनिस्कस। तो इस तरह से हमारा मीडियल लेमेनिस्कस बनता है। और प्रोप्रियोसेप्शन और वाइब्रेशन की सेंसेशंस आती हैं बॉडी से वाया टू ट्रैक्ट्स, वेसिकुलस ग्रेसिलिस एंड क्यूनिएटस, वो ऊपर आते हैं अपने न्यूक्लियाई में, वहाँ से इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स राइज होते हैं, वो डिकसेट करते हैं एंड देन वो असेंड करते हैं एज मीडियल लेमेनिस्कस, इसलिए कॉन्ट्रालैटरल साइड पर लॉस होगा। इसके अलावा हाइपोग्लॉसल नर्व इन्वॉल्व होगी। अब हाइपोग्लॉसल नर्व जो होती है वो सप्लाई करती है ऑल द मसल्स ऑफ द टंग को एक्सेप्ट पैलेटोग्लॉसिस मसल। तो इप्सीलैटरल टंग पैरालिसिस होगा, सेम साइड मैंने बताया ना फेस वाला और ये वाला यूजुअली इप्सीलैटरल है। इप्सीलैटरल टंग पैरालिसिस होगा और टंग जो है वो सेम साइड पर डेविएट करेगी। अगर हम पेशेंट से कहेंगे कि अपनी ज़ुबान बाहर निकालें तो उसकी ज़ुबान राइट साइड पर टर्न कर जाएगी। इसका मतलब है कि राइट साइड वाली हाइपोग्लॉसल नर्व डैमेज है, या हाइपोग्लॉसल नर्व का न्यूक्लियस जो राइट साइड पे था उधर मसला चल रहा है। आगे पॉन्स आ जाता है। अब इसमें भी ना पॉन्स की सबसे पहले उसकी क्लिनिकल सिग्निफिकेंस बताई हुई, जो पीछे भी बताई हुई थी इन्होंने, मतलब आगे रिपीट ही हो रही है एक तरह से। पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में प्रेजेंट है, टेंटोरियम सेरिबेलाई के नीचे है, यानी इंफ्राटेंटोरियल रीजन में प्रेजेंट है। इसके रिलेशन है, एंटीरियरली इसके प्रेजेंट होती है डॉर्सम सेला, बेसिलर पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन और बेसिलर आर्टरी। यहाँ पे जो स्ट्रक्चर शो किया हुआ है ये बेसिलर पार्ट है ऑक्सीपिटल बोन का, जो आगे है पिन फोरामेन मैग्नम आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पे डॉर्सम सेला शो किया हुआ है जो 41 नंबर से, ये भी इसके इंटीरियर रिलेशन में आता है, और बेसिलर आर्टरी जो यहाँ ग्रीन कलर से शो की हुई है। और ये बेसिलर आर्टरी से साइड पे जो ब्रांचेस निकल रही हैं ये पॉइंटाइन ब्रांचेस हैं जो पॉन्स को सप्लाई कर रही होती हैं। तो इसके इंटीरियर रिलेशन में हमारे पास ये तीन चीज़ें होती हैं, डॉर्सम सेला, बेसिलर पार्ट ऑफ ऑक्सीपिटल बोन एंड बेसिलर आर्टरी होती है। इसके अलावा ये अपर हाफ ऑफ द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल बनाता है। जो फोर्थ वेंट्रिकल का फ्लोर है वो दो चीज़ें मिलकर बनाती हैं, पॉन्स और मेड्यूला। पॉन्स अपर हाफ बनाता है और मेड्यूला जो है वो लोअर हाफ बनाता है।
अब इसके अंदर कौन कौन से न्यूक्लिया होते हैं? 5, 6, 7, 8। अगेन इट इज़ अ पैसेज वे फॉर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग पाथवेज, जो कि सेम पीछे वाले ही हैं, इन्होंने अगेन रिपीट किए हुए हैं। अब सबसे पहले जो क्लिनिकल है ना, वो है ट्यूमर ऑफ द पॉन्स। अगर पॉन्स के लेवल पे ट्यूमर होता है, यूजली ट्यूमर या अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन के अंदर हमारे पास न्यूरोग्लायल सेल्स ही इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि न्यूरॉन्स तो हमें पता है कि वो तो फिर जी नॉट फेज में चले जाते हैं एंड दे स्टॉप डिवाइडिंग आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, एक स्पेसिफिक एज पे जाके। तो न्यूरोग्लायल सेल्स जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं पॉन्स के ट्यूमर में, वो एस्ट्रोसाइट्स होते हैं, इसलिए एस्ट्रोसाइटोमा हो जाता है। अब इसके जो साइंस एंड सिम्टम्स हैं ना, अगेन वो हमने न्यूक्लियस के हिसाब से देखने हैं। पॉन्स में कौन कौन से होते हैं? 5, 6, 7, 8। सबसे पहले 5। अब ट्राइजेमिनल जो है वो मिक्स्ड नर्व है, यानी उसका मोटर पार्ट भी उसका सेंसरी पार्ट भी। ट्राइजेमिनल मोटर न्यूक्लियस इन्वॉल्व होगा और जॉ के मसल्स जो है वो वीक हो जाएंगे, यानी मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन की बात हो रही है। इसके अलावा प्रिंसिपल सेंसरी न्यूक्लियस, ये इंपॉर्टेंट बात है। जब हमने मेडुला देखा था वहाँ पे दूसरा न्यूक्लियस था, उसका स्पाइनल न्यूक्लियस था, यहाँ प्रिंसिपल सेंसरी न्यूक्लियस है। प्रिंसिपल सेंसरी न्यूक्लियस इन्वॉल्व होगा, देयर विल बी लॉस ऑफ लाइट टच ऑन द फेस। पेन सेंसेशन या टेम्परेचर वो प्रिजर्व रहनी, क्योंकि वो तो स्पाइनल न्यूक्लियस के थ्रू आ रही थी जो मेडुला के लेवल पे था। यहाँ पे जस्ट लाइट टच ऑन फेस वाली जो सेंसेशन है उसका लॉस हो जाएगा। तो ये दो चीज़ें थी ट्राइजेमिनल। तो 5 हो गया। उसके बाद आता है 6। 6 इज़ एब्ड्यूसेंट। अब एब्ड्यूसेंट लेटरल रेक्टस को सप्लाई करते हैं। इसके लिए एक निमोनिक आप सबको ऑलरेडी पता होगा कि हमारे जितने आई के मसल्स होते हैं सबको ओकुलोमोटर नर्व सप्लाई करती है एक्सेप्ट 2 मसल्स, और उसका निमोनिक होता है LR6SO4। लेटरल रेक्टस को एब्ड्यूसेंस नर्व करती है, 6th क्रेनियल नर्व, और जो सुपीरियर ऑब्लिक है उसको 4th क्रेनियल नर्व ट्रोक्लियर नर्व सप्लाई कर रही होती है। अब यहाँ पे एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस इन्वॉल्व होगा, लैटरल रेक्टस वीक हो जाएगा और डिप्लोपिया हो जाएगा, यानी डबल VN हो जाएगा। 5 हो गया, 6 हो गया। उसके बाद आती है 7 फेशियल नर्व। फेशियल नर्व फेस के मसल को सप्लाई करी होती है एंड ऑन द सेम साइड, अगेन फेस सेम साइड, इप्सिलैटरल फेशियल मसल वीकनेस हो जाएगी। इसके अलावा हमारे पास 8 पे वेस्टिबुलर और कॉक्लियर न्यूक्लियर, क्योंकि जो वेस्टिबुलर कॉक्लियर नर्व है इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। वेस्टिबुलर न्यूक्लियर जिसे मैंने बताया इसका कुछ पार्ट मेड्यूला में होता है और कुछ पॉन्स में, तो यहाँ पे जस्ट निस्टैग्मस होगा, जस्ट निस्टैग्मस याद रखना है। कॉक्लियर न्यूक्लियर तो हेयरिंग इम्पेयरमेंट होगी, क्योंकि वो ऑडिटरी पाथवे का पार्ट होते हैं, तो हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो जाएगी। तो अभी तक चारों न्यूक्लियर होंगे 5, 6, 7, 8। अब आगे आते हैं जो ट्रैक्ट इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट इन्वॉल्व होगा, कॉन्ट्रालैटरल हेमीपैरेसिस हो सकता है या क्वाड्रीपैरेसिस हो सकता है, अगर दोनों साइड्स का इन्वॉल्व हो गया है तो। इसके अलावा यहाँ पे मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस, इसको हम इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि वेस्टिबुलर कॉक्लियर है ना, तो मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस तो ऑफ कोर्स आएगी, क्योंकि वेस्टिबुलर न्यूक्लियर से कुछ फाइबर्स अराइज करते हैं एंड वो जाके आगे सप्लाई कर रहे होते हैं ओकुलोमोटर नर्व और जो दूसरी ट्रोक्लियर और एब्ड्यूसेंस हैं, विच आर द न्यूक्लियर विच सप्लाई द मसल्स ऑफ द आई के एक्स्ट्राकुलर मसल को सप्लाई कर रहे होते हैं और कॉन्जुगेट मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो अभी मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस इन्वॉल्व होगा, देयर विल बी impaired conjugate eye movement। इसके अलावा मीडियल एंड स्पाइनल लेमेनिस का इन्वॉल्व हो जाएंगे। कॉन्ट्रालैटरल सेंसरी लॉस हो जाएगा इन द ट्रंक एंड इन द लिम्स। मीडियल लेमेनिस्कस वही जो पहले आया था, ये सेम वही वाला ही है। इसके अलावा पॉन्स के लेवल पे सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कॉर्टिकोपोंटोसेरिबेलर ट्रैक्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रैक्ट होता है। कॉर्टेक्स से फाइबर्स राइज होते हैं, पॉन्स में आते हैं, पॉन्स में पॉन्टाइन न्यूक्लियर होते हैं, उनके साथ साइनैप्स करते हैं, वहाँ से पॉन्स से फाइबर्स राइज होते हैं जो कि ऑपोजिट हाफ ऑफ द सेरिबेलम में जा रहे होते हैं। अब हो सकता है किसी के दिमाग में कि यहाँ पे इप्सिलैटरल सेरिबेलर साइंस क्यों या एटेक्सिया क्यों लिखा हुआ है। इप्सिलैटरल इसलिए क्योंकि यहाँ बात हो रही है सेरिबेलम की, यानी वो सेरिबेलम तो सेम साइड है तो बॉडी को ही कंट्रोल कर रहा होता है ना, तो सेम साइड ऑफ द सेरिबेलम वाली साइड पर हमारे पास एटेक्सिया हो जाएगा। अगर वो लेफ्ट सेरिबेलम था तो लेफ्ट साइड और राइट सेरिबेलम था तो राइट साइड। इसके बाद आता है पॉन्टाइन हेमरेज। अब पॉन्स को जो आर्टरी सप्लाई करी है उसमें बेजिलर आर्टरी है, और बेजिलर आर्टरी के आगे ब्रांच होती है एंटीरियर इन्फीरियर सेरिबेलर आर्टरी और सुपीरियर सेरिबेलर आर्टरी। तो अगर तो हेमरेज हो रहा है ना एक साइड पे, यूनिलैटरल है, तो इसमें इन्वॉल्व होते हैं फेशियल नर्व का न्यूक्लियस, अगेन उसमें हमारे इप्सिलैटरल फेशियल मसल की वीकनेस हो जानी है, एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियस और मीडियल लॉन्गिट्यूडिनल फेसिकुलस, दोनों आई से रिलेटेड है, तो हमारे पास लॉस ऑफ कॉन्जुगेट आई मूवमेंट या कॉन्जुगेट गेज हो जाएगा। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट इन्वॉल्व होगा और कॉन्ट्रालैटरल लिम्ब पैरालिसिस होगी। अगर तो बायलैटरल है और एक्सटेंसिव है, यानी ज़्यादा एरिया उसका डैमेज कर रहा है, तो हमारे पास पिन पॉइंट प्यूपिल हो जाएगा, क्योंकि लॉस हो जाएगा सिम्पैथेटिक फाइबर्स का। सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन रिस्पॉन्सिबल होती है आइज हमारे प्यूपिल की डायलेशन के लिए। अब प्यूपिल तो डायलेट हो नहीं पाएगा तो प्यूपिल पिन पॉइंट हो जाएगा, बिल्कुल इस तरह का, वो डायलेटेड नहीं होगा, पिन पॉइंट प्यूपिल होगा। इसके साथ साथ बायलैटरल पैरालिसिस होगा फेस का, लिम्स का। फेस का क्योंकि फेशियल नर्व इन्वॉल्व हो रही है, और लिम्स का क्योंकि कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट इन्वॉल्व हो रहा है। इसके अलावा पॉइक्यूलोथर्मिया हो जाएगा।
पोइकिलोथर्मिया मतलब ये कि लॉस ऑफ अबिलिटी टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर। जो लोअर एनिमल्स होते हैं जैसे रेप्टाइल्स वगैरह, वो पोइकिलोथर्मिक होते हैं क्योंकि उनके अंदर ये अबिलिटी नहीं होती कि वो अपना टेम्परेचर रेगुलेट कर सके, जबकि हम कर सकते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर ये अबिलिटी ख़त्म हो जाती है, देन वी से कि पोइकिलोथर्मिया हो गया है। और इसलिए होता है क्योंकि मेनली तो टेम्परेचर हाइपोथैलेमस ही रेगुलेट कर रहा होता है, बट वो ऑटोनॉमिक फाइबर्स जो नीचे आ रहे होते हैं वो इसमें से पास करके आ रहे होते हैं। तो अगर ये इन्वॉल्व हो जाएगा तो वो फाइबर्स इन्वॉल्व हो जाएंगे और सही से टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट इज इन्फॉक्शन ऑफ द पॉन्स, और ये यूजली तब होता है जब हमारे पास बेजिलर आर्टरी, क्योंकि वो मेन सप्लाई इसको दे रही होती है अपनी ब्रांचेस के थ्रू, उसका थ्रोम्बोसिस हो जाए या उसमें कोई एम्बोलस आके वहाँ पे आके उसको ब्लॉक कर दे। अब इसमें भी डिपेंड करता है कि कौन सा एरिया इन्वॉल्व था। अगर तो पैरामीडियन रीजन इन्वॉल्व था तो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स इन्वॉल्व होंगे, मिडल सेरिबेलर पेडंकल और पॉन्टाइन न्यूक्लियर। जो कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट्स और मिडल सेरिबेलर पेडंकल हैं वो तो दोनों केसेस में इन्वॉल्व हो रहे हैं इसके अंदर, चाहे वो पैरामीडियन हो चाहे लैटरल रीजन हो, दोनों में इन्वॉल्व हो रहे होते हैं। लेकिन पैरामीडियन में ये है कि साथ फिर पॉन्टाइन न्यूक्लियर भी इन्वॉल्व होते हैं। और लैटरल रीजन में हमारे पास इन्वॉल्वमेंट हो जाती है ट्राइजेमिनल नर्व की और मीडियल लेमिनिस्कस की, और इन्हीं एरियाज़ के हिसाब से फिर हमारे पास साइंस सिम्टम्स आ रहे होते हैं जो कि हमने पहले देखे हैं, सेम उसी तरह से आते हैं। देन इज क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में हमारे पास दो इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर होते हैं, ओकुलोमोटर ट्रोक्लियर, इसके अलावा रेड न्यूक्लियस और सब्सटेंशियल नाइग्रा होता है। सुपीरियर इन्फीरियर कॉलिकुलाई होते हैं, सुपीरियर कॉलिकुलस विजुअल और इन्फीरियर कॉलिकुलस ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस के लिए, क्योंकि हमारी आंखें ऊपर होती हैं, सुपीरियर ऊपर इसलिए आइज़ के साथ उसका रिलेशन है, और इन्फीरियर वाला नीचे होता है इसलिए, और कान भी नीचे होते हैं या नीचे इसलिए ऑडिटरी के साथ। अगेन इट्स अ पैसेज वे फॉर असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ट्रैक्ट्स। जब हम रैपिडली हमारा हेड शिफ्ट करते हैं ना, फॉर एग्जांपल कोई भी झटका लगता है, कोई सडन इंजरी होगी, कोई गिर गया कहीं से, तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल स्ट्रक्चर ना जो डैमेज हो सकता है वो मिड ब्रेन होता है, क्योंकि ये कॉम्प्रेस हो सकता है अगेंस्ट अ टेंटोरियम सेरिबल है जो हमने पहले देखा था। तो इसकी ना डिस्टॉर्शन या टेयरिंग हो सकती है। अब इसमें दो ही तो न्यूक्लियस हैं, ओकुलोमोटर और ट्रोक्लियर। अगर ओकुलोमोटर इन्वॉल्व, मैंने बताया था कि ओकुलोमोटर सारे मसल्स को सप्लाई करता है एक्सेप्ट 2 मसल, LR6 SO4 वाले छोड़ के बाकी सबको करता है। तो इप्सी लैटरल साइड पे यानी सेम साइड पे ऑफ्थैल्मोप्लेजिया हो जाएगा। ऑफ्थैल्मो इज यूज्ड फॉर आई, प्लेजिया मींस पैरालिसिस या वीकनेस। तो आई के जो एक्स्ट्राओकुलर मसल्स हैं उनका पैरालिसिस हो जाएगा, वो वीक हो जाएंगे, बट ऑन द सेम साइड। इसके अलावा ओकुलोमोटर नर्व्स के साथ हमारे पास पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स भी आ रहे होते हैं जो कि प्यूपिल को कंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं। तो अब क्या होगा, डायलेटेड प्यूपिल होगा और नॉन रिएक्टिव होगा, अब वो लाइट को रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। इसके अलावा टॉसिस हो जाएगा यानी ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, आईलिड हमारा ड्रॉप कर जाएगा। इसके अलावा अकोमोडेशन भी इम्पेयर्ड हो जाएगी, क्योंकि अकोमोडेशन के वाले भी उसी नर्व के थ्रू रिस्पॉन्सिबल था, और ओकुलोमोटर नर्व इन्वॉल्व हो गया, ओकुलोमोटर न्यूक्लियस इन्वॉल्व हो गया, अगेन ये सारे फंक्शन जिसके थे वो खत्म हो जाएंगे। ट्रोक्लियर नर्व इन्वॉल्व हो गया। ट्रोक्लियर नर्व ने सुपीरियर ऑब्लिक को सप्लाई करना था, कॉन्ट्रालैटरल सुपीरियर ऑब्लिक, क्योंकि ट्रोक्लियर नर्व की जो फाइबर जब अराइज करते हैं ना वो डिकसेट कर रहे होते हैं, ऑपोजिट साइड पर जा रहे होते हैं। जैसे कि यहाँ पे ये जो पीछे लास्ट में शो किया हुआ है ब्लू कलर से, वो ट्रोक्लियर नर्व है। ट्रोक्लियर नर्व इज़ द ओनली क्रेनियल नर्व दैट एग्जिट्स फ्रॉम द बैक ऑफ ब्रेन स्टेम। बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, और ये क्योंकि डिकसेट कर रहे हैं इसलिए कॉन्ट्रालैटरल साइड का जो सुपीरियर ऑब्लिक है वो इन्वॉल्व होगा बिकॉज ऑफ डिकसेशन, और डिप्लोपिया हो जाएगा WVN। नेक्स्ट इज ब्लॉकेज ऑफ सेरिब्रल एक्विडक्ट। सेरिब्रल एक्विडक्ट कनेक्ट करी होती है थर्ड वेंट्रिकल को विद द फोर्थ वेंट्रिकल। अगर ये ब्लॉक हो जाएगी तो सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड इजीली फ्लो नहीं कर सकता, वो ऊपर अक्यूमुलेट कर जाएगा और इंटरनल हाइड्रोसेफलस हो जाएगा। अब इस इंटरनल हाइड्रोसेफलस की कॉज क्या तो हो सकता है कि कोई ट्यूमर हो गया उसने कॉम्प्रेस कर दिया, या फिर कंजेनिटल हाइड्रोसेफलस हो गया कि बाय बर्थ ही वो सही से बनी नहीं थी और फिर हमारे पास हाइड्रोसेफलस है। अफेक्ट्स वही आएंगे, ओकुलोमोटर ट्रोक्लियर न्यूक्लियर इन्वॉल्व होंगे, और ट्रैक्ट्स में कॉर्टिकोस्पाइनल एंड कॉर्टिको न्यूक्लियर ट्रैक्ट्स। लास्ट पे आते हैं वास्कुलर लीजन्स ऑफ मिड ब्रेन। हमारे पास एक सबसे पहले वेबर सिंड्रोम है। वेबर सिंड्रोम तब होता है जब पोस्टीरियर सेरिब्रल आर्टरी की ओक्लूजन हो जाए, क्योंकि वो इसको ब्लड सप्लाई दे रही होती है, वो आर्टरी ओक्लूड हो जाए थ्रोम्बोसिस की वजह से, या कोई एम्बोलस आ जाए वहाँ पे, किसी भी वजह से ब्लड सप्लाई कॉम्प्रोमाइज़ होती है, तो हमारे पास वेबर सिंड्रोम होता है। स्ट्रक्चर्स अफेक्ट होते हैं इसमें, ओकुलोमोटर नर्व और क्रस सेरिब्राई। हमारे पास जो मिड ब्रेन है ना, इसमें हम दो मेन पार्ट्स होते हैं इसके, एक पोस्टीरियर पार्ट होता है टेक्टम और एक एंटीरियर पार्ट है। एंटीरियर पार्ट के फर्दर 3 पार्ट्स होते हैं, टेगमेंटम, फिर सब्सटेंशियल नाइग्रा जो कि यहाँ ग्रीन कलर से शो किया हुआ है, और फिर क्रस सेरिब्रा जो ग्रीन से आगे वाला थोड़ा पोर्शन है ना वो क्रस सेरिब्रा है। तो जब वेबर सिंड्रोम होता है तो उसमें क्योंकि ब्लड सप्लाई इतनी ज़्यादा सीवियरली कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती, तो सिर्फ ओकुलोमोटर नर्व और क्रस सेरिब्रा इन्वॉल्व होता है। तो ओकुलोमोटर नर्व इन्वॉल्व होने से इप्सिलैटरल ऑफ्थैल्मोप्लेजिया हो जाएगा, और क्रस सेरिब्रा में क्योंकि ट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं इसलिए कॉन्ट्रालैटरल पैरालिसिस हो जाएगा, फेस का, टंग का, आर्म्स एंड लेग्स का यानी लिम्स का हो जाएगा। बेनेडिक्ट सिंड्रोम है। बेनेडिक्ट सिंड्रोम सिमिलर टू वेबर सिंड्रोम, यानी जो एरिया वेबर सिंड्रोम में कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था ना
वो तो होगा ही होगा, बट साथ में रेड न्यूक्लियस और मीडियल लेमेनिस्कस भी इन्वॉल्व होगा, इसलिए कॉन्ट्रालैटरल हेमी एनेस्थीसिया हो जाएगा, एनेस्थीसिया ये लॉस ऑफ पेन हो जाएगी कॉन्ट्रालैटरल साइड पे। इसके अलावा इनवॉलंटरी लिम्ब मूवमेंट्स हो रही होंगी, ट्रेमर्स, कोरिया, एथिडोसिस, क्योंकि इसमें अब हमारे पास रेड न्यूक्लियस की इन्वॉल्वमेंट हो गई हुई है। और रेड न्यूक्लियस का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी मोटर मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने में। तो अब क्योंकि वो इन्वॉल्व हो गया इसलिए इनवॉलंटरी मूवमेंट्स होंगे, ट्रेमर्स होंगे, कोरिया एंड एथिडोसिस। और ये तीनों में क्या डिफरेंस होता है ये हमने ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट में देख लिया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।